जो सीजनल अस्थमा होता है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो जो निमोनिया होने के चांस हैं वो सर्दी में ज़्यादातर बढ़ने लग जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा, पल्मोनरी मेडिसिन, फेलिक्स हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। मैं आज आपको कुछ सर्दियों में जो बीमारी होती हैं, जो ज़्यादा होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती हैं, उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे बड़े बूढ़े लोगों में COPD एक ऐसी बीमारी होती है जो सर्दी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। नॉर्मली आम दिनों में, गर्मियों में ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालती है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि हमारे NCR रीजन में खासकर स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जो अपना रेस्पिरेटरी जो ट्रैक रहता है, इसमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होने की संभावना बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से जो COPD पेशेंट है, इनकी जो एक्यूट एक्सासर्बेशन है और जो निमोनिया होने के चांस हैं वो सर्दी में ज़्यादातर बढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक तो COPD हो गया, और दूसरा अस्थमा एक दूसरी बीमारी होती है जो सर्दियों में, जो सीजनल अस्थमा होता है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अच्छा, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो अपना स्मोक हो गया, ये जो अपना फॉग होता है प्लस जो भी अपना AQI अभी जो चल रहा है, पॉल्यूशन होता है, इस वजह से स्मोक अपने NCR रीजन में खासकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से COPD और अस्थमा के पेशेंट हमारे इन दिनों में, खासकर सर्दियों के दिनों में बढ़ने लग जाते हैं और हॉस्पिटल में ज़्यादा आने लग जाते हैं। जनरली सर्दियों के मौसम में बाकी सब डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा पेशेंट कम हो जाता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट या पल्मोनरी डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे पेशेंट हमारे सर्दियों में बढ़ने लग जाते हैं। इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो सर्दी में थोड़ा सा निमोनिया होने का, इन्फ्लुएंजा होने का और COPD अस्थमा होता ही है, तो स्मोग एक कारण बताया मैंने आपको। दूसरा, ठंड एक बड़ा कारण होता है। ठंड क्या है, अपना एक रिस्क फैक्टर होता है अपने अस्थमा पेशेंट्स में। तो ठंड से भी बचने के लिए थोड़ा सा हम बोलते हैं मरीजों को कि ठंड में ज़्यादा हमको बाहर नहीं निकलना है। दूसरा, हमें थोड़ा सा फॉग से बचना है। तो अपना क्या इसमें कर सकते हैं हम? ठंड में हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं कि सुबह सुबह एक तो नहीं निकलें, घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो थोड़ा धूप निकलने पे हम लोग निकलें। दूसरा, कि जो अपने गांव में थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है आग जलाने की, या जो भी चूल्हे वाली जो प्रैक्टिस होती है, उससे ये जो मरीज हैं COPD के, खासकर बूढ़े लोग और जो अस्थमा वाले हैं, ये बच के रहें। और एक चीज़ हमेशा हर कोई भूल जाता है कि जो अपने घर में जो क्लोज स्पेस होता है ना, उसमें छौंका मार देते हैं। अब छौंके में अपना एयर ड्रॉपलेट और अपना ऑयल ड्रॉपलेट जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने लग जाता है। तो उससे भी हम बचें। जब कोई घर में छौंका मार रहा है तो बड़े बूढ़े बाहर निकल जाएं या थोड़ा सा ओपन स्पेस में चले जाएं, तो इससे हमारे थोड़े से बचाव हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल में हमको आके दिखाएं। तीसरी एक बात हम भूल जाते हैं कि वैक्सीनेशन होता है हमारे इंडिया में। सिर्फ फर्स्ट टायर शहर जो हैं उन्हीं में वैक्सीनेशन का थोड़ा चलन है। बाकी रूरल पॉपुलेशन में या पेरीफेरी में लोग जानते ही नहीं है कि COPD पेशेंट में वैक्सीन भी होती है। तो वैक्सीन किस चीज़ की होती है, ये आज आपको मैं बता देता हूँ। एटलीस्ट न्यूमोकोकल जो अपना बार बार निमोनिया होता है, इसकी वैक्सीनेशन होती है। इसमें वैक्सीनेशन 2-3 तरह की होती है कि न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 13 एंड न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 23। ये हम 1 साल में देते हैं पेशेंट को। और दूसरा एक वैक्सीन होती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। एटलीस्ट ये 2 वैक्सीन बड़े बूढ़े लोगों में जिनको COPD का एक्यूट एक्सासर्बेशन का चांस ज़्यादा होता है, उनमें कम से कम ये लगवाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा एक, हमारा पेशेंट को बार बार निमोनिया नहीं होगा, बार बार उसका सांस नहीं फूलेगा, और लाइफस्टाइल उसकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो डेली रूटीन वर्क होता है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो मेरी तरफ से यही है कि ठंड में निकलिए तो कम से कम थोड़ा धूप होने के बाद निकलिए, मास्क पहन के निकलिए और थोड़ा सा ठंडी से बचिए। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।